हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिका ट्यूब। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी करंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में पता है दैट इज डेल डॉट जे इज इक्वल टू करली रो अपॉन करली टी, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। स्टेडी करंट्स के लिए बताना है, तो स्टेडी करंट्स वाला जो केस है उसमें क्या होता है, जो रो होता है दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज कांस्टेंट। हम इसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? लेट अस सपोज कि हमारे पास एक क्यूब है जिसमें कुछ नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं एंटर कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं। सो व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस विच आर एंटरिंग इन द क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस विच आर लीविंग द क्यूब, तो उस केस में क्या है कि देयर इज़ नो नेट चेंज इन द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो रो है वो कांस्टेंट रहेगा, इट इज़ नॉट वेरिंग विद टाइम। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेडी करंट। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि रो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, सो करली रो ओवर करली टी ज़ीरो हो जाता है, इसलिए जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट जे दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो स्टेडी करंट्स के लिए इक्वेशन जो आती है दैट इज़ नंबर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। एंड अगर ऐसे होता है कई बार कि नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं एंटरिंग इन द क्यूब दैट इज़ मोर देन और लेस देन द नंबर ऑफ चार्जेस विच आर लीविंग द क्यूब, तो उस केस में आपका जो डाइवर्जेंस है इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो स्टेडी करंट्स के केस में ये ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन कर्ल एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली ओवर करली टी इज़ वैलिड इन। सो ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज़ द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, और हमें बताना है कि किस केस में ये वाली इक्वेशन जो है वैलिड होगी। सो दिस इज़ द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस करली डी ओवर करली टी, वेयर दिस इज़ द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमें अगर फर्स्ट केस ले लें कि जब जो करंट है इट इज़ स्टेडी स्टेट करंट, in that case this equation reduces to the Ampere's law। ठीक है, अगर इसमें मैक्सवेल करेक्शन हो जाती है तो ये टर्म ऐड हो जाती है, एंड Ampere's law इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। तो स्टेडी स्टेट करंट में ये इक्वेशन आनी चाहिए, और हमें ये वाली इक्वेशन बतानी है किस केस में आएगी। एंड व्हेन वी हैव डाइलेक्ट्रिक एंड द टाइम वेरिंग करंट, यहाँ पे स्टेडी स्टेट करंट है, अगर टाइम वेरिंग करंट होगा तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक के केस में जे ज़ीरो हो जाएगा, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के केस में, एंड वी हैव दिस टर्म ओनली, मीन्स हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू करली डी ओवर करली टी, एंड डी इज़ एप्सिलॉन इनटू ई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एप्सिलॉन करली ई ओवर करली टी, इसके इक्वल आ जाएगा कर्ल एच। सो यही हमें पूछा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और इसी में अगर आपके पास करंट ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में ये जो इक्वेशन होती है ये बन जाती है डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जो कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड का वो ज़ीरो हो जाता है इस केस में। ठीक है, और कंडक्टिंग मीडियम जो है तो उस केस में ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो इसलिए ये 4 डिफरेंट केसेस बनते हैं अलग अलग मटीरियल्स और करंट के बेसिस के ऊपर, और हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो वाला जो केस आएगा दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक एंड द प्रेजेंस ऑफ टाइम वेरिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट्स वेयर एवर देयर इज। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट करा है, इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन डी। और ये आंसर क्यों आएगा ये हमें बताना है इस केस में। ये हमारी जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है जो अभी हमने डिस्कस करी है, डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस जे डी, वेयर जे डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हमें पता है करली डी ओवर करली टी होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बन जाएगा फिर, दिस करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द सरफेस एरिया एस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी एस एप्सिलॉन करली ई ओवर करली टी। सो इट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय। सो जो डायपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मीन्स इट इज़ सेम एट एवरी प्लेस, एंड उस पर हमें बताना है कि फोर्स या टॉर्क दोनों में से क्या चीज़ एक्ट करेगी या दोनों एक्ट नहीं करेंगे। तो अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड अ टॉर्क डायपोल इज प्लेस्ड इन दिस
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेट अस से कि ये डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज इज क्यू ई मीन्स प्लस क्यू ई, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और नेगेटिव चार्ज पे के ऊपर जो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में होगी एंड दिस इज माइनस क्यू ई। सो इसलिए जो नेट फोर्स हो जाएगी डायपोल के ऊपर दैट इज़ ज़ीरो। बट अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, मीन्स एक ही पॉइंट पे ऐसे फोर्स लग रही है कि एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, इस केस में अगर हम देखें तो अगर ऐसे फोर्स होती ना कि एक ही पॉइंट के ऊपर लग रही होती, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का सेम होता, तो उस केस में टॉर्क ज़ीरो हो जाना था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि फोर्स तो ज़ीरो हो गई है बट टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा, मीन्स टॉर्क जो है एक्ट करेगा इस डायपोल के ऊपर। और टॉर्क क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है एक यहाँ पे लग रही है, तो जो टॉर्क होगा इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो टॉर्क की हम वैल्यू इस केस में निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में टॉर्क की वैल्यू आती है। इसके लिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें ये वैल्यू मैंने निकाली कि ये कैसे आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। So this is the formula of differential power radiated by an electric dipole and जो theta है this is the angle between the axis of the dipole and the power radiated। तो अगर ये theta ज़ीरो हो गया means along the axis of the dipole जो पावर रेडिएट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि थीटा ज़ीरो होने से ये पावर ज़ीरो हो जाएगी। एंड व्हेन दिस वैल्यू इज़ मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री मीन्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द डायपोल जो पावर रेडिएट होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि थीटा 90 के लिए ही ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। तो जो डायपोल है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पावर रेडिएट जो होती है दैट इज़ मैक्सिमम। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज़ करेक्ट, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम रेडिएशन इज इमिटेड ऑर्थोगोनल टू द डायपोल। तो डायपोल के ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम पावर रेडिएट होती है। उसके बाद जो पावर का फॉर्मूला है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ओवर द सॉलिड एंगल तो जो P का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट पी नॉट स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ओवर 12 पाई सी। सो यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो देख लेते हैं, पावर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो P नॉट क्या है, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, तो पावर रेडिएटेड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायपोल मोमेंट, ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है पावर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो फोर्थ ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, फोर्थ पावर ऑफ फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये भी ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है दैट इज इनकरेक्ट, इसमें है कि पावर रेडिएटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस। सो फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस अगर हम पर्टिकुलर रेडियस आर ले लें तो उस केस में पावर रेडिएटेड जो होगी दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। मींस दिस पावर रेडिएटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो इसमें जो डी ऑप्शन आएगा दैट इज आंसर। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर बी इज ऑलवेज। तो जो मैग्नेटिक वेक्टर बी है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है। दिस इज द सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन विच इज कॉल्ड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, और इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस होती है वो जीरो होती है, मीन्स जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट। सो हमें ये भी पता है कि जिस भी वेक्टर की डाइवर्जेंस जीरो होगी उसको सोलिनॉइडल वेक्टर बोलते हैं, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दैट इज अ सोलिनॉइडल वेक्टर। नेक्स्ट, अ नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज्ड पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a, द पावर रेडिएटेड बाय इट इज प्रोपोर्शनल टू। सो if we have a non-relativistic charged particle which is having acceleration a, then its power is calculated by Larmor formula, and according to this formula power is equal to q square a square over 6 pi epsilon naught cq. So according to this formula the power is directly proportional to second power of the acceleration, तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ वेव गाइड बिहेव्स एज अ। सो जो वेव गाइड होता है कई टाइप के वेव गाइड हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल्स जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है, ठीक है। उन सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है वेव गाइड, ठीक है। सो इसलिए जो वेव गाइड है इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द हाई फ्रिक्वेंसीज,
और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमिट करता है एंड जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको अटेन्यूएट कर देता है। सो इट बिहेव्स लाइक अ हाई पास फिल्टर, क्योंकि हाई पास फिल्टर का भी सेम ही काम होता है कि एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसीज हैं उनको पास करता है और जो उसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होती हैं उनको ब्लॉक कर लेता है। तो ऐसे ही वेवगाइड का भी सिमिलर फंक्शन है। सो इट बिहेव्स लाइक अ हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स, TE वेव्स हैव। सो जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज़ प्रोपेगेटिंग अलोंग द z डायरेक्शन इट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और E के जो 3 कंपोनेंट होते हैं EX, EY, EZ, इसमें से जो Z कंपोनेंट है, ठीक है, विच इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, अगर ये ज़ीरो हो जाए मीन्स EZ ज़ीरो हो जाए, बट जो मैग्नेटिक फील्ड का Z कंपोनेंट है दैट इज़ HZ, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट H इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, मीन्स H जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन में उसका एक कंपोनेंट होता है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई भी कंपोनेंट जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन नहीं होता। अगर हम Z को डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ले रहे हैं तो EZ जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सो सिमिलरली एक TM वेव्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स, इसमें उल्टा होता है, जो EZ है इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट HZ जो होता है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एंड एक TEM, ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के Z कंपोनेंट जो हैं वो ज़ीरो होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूविंग विद फेज वेलोसिटी c इन अ डिस्पर्सिव मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज गिवन बाय। सो सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम गिवन है। सो फॉर अ डिस्पर्सिव मीडियम द फेज वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ नॉट c, इट इज़ c डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है Vp इज़ इक्वल टू ओमेगा बाय k ये होता है, और जो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vg इज़ इक्वल टू d ओमेगा बाय डी तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके Vg की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे Vg की वैल्यू आ जाएगी d और यहाँ पे आएगा KVP ओवर DK, ठीक है, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Vp वन टर्म एंड सेकेंड टर्म इज़ K dVp ओवर DK। अब यहाँ पे हम K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो K की वैल्यू 2 पाई ओवर लैम्डा होती है। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी K की वैल्यू 2 पाई ओवर लैम्डा D ओवर D 2 पाई ओवर लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पे जो 2 पाई है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों टर्म्स में, और हमारे पास Vg की वैल्यू आ जाएगा Vp प्लस 1 ओवर लैम्डा, और ये टर्म हो जाएगी dVp ओवर d लैम्डा इन्वर्स, और लैम्डा इन्वर्स जो है इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा इन्वर्स इज़ -1 ओवर लैम्डा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा Vp प्लस 1 ओवर लैम्डा, तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास Vg का वैल्यू आ जाएगा Vp माइनस लैम्डा dVp ओवर d लैम्डा। तो यहाँ पे अगर हमारा Vp कांस्टेंट हो गया, लेट अस से कि जैसे क्वेश्चन में c गिवन है, अगर c हो गई इसकी वैल्यू तो उस केस में ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए Vg की वैल्यू Vp के इक्वल आ जाएगी, और अगर Vp c है तो Vg की वैल्यू भी c हो जाएगी, मीन्स ग्रुप वेलोसिटी भी c हो जाएगी, फेज वेलोसिटी भी c हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, ठीक है, इसका मैंने रीज़न बताया है। अब यहाँ पे हमें अगर ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करनी है और फेज वेलोसिटी गिवन है फॉर अ डिस्पर्सिव मीडियम, तो वो कैसे निकालनी है। जो ग्रुप वेलोसिटी है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ वेव पैकेट एंड फेज वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव इन द वेव पैकेट, ठीक है। तो वेव पैकेट में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें फेज वेलोसिटी गिवन है और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि Vp का जो फॉर्मूला है ओमेगा ओवर k है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और Vg का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ d ओमेगा बाय डी के, और इसको हम लिख सकते हैं डी के ओवर डी ओमेगा इन्वर्स, ठीक है।
तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि जो वी पी है दैट इज़ इक्वल टू सी अपॉन एन, सो सी अपॉन एन की वैल्यू आ गई ओमेगा ओवर के, वेयर एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, मीन्स फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, के इज़ इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन सी, वेयर एन इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट इन दिस फार्मूला, सो वी जी का वैल्यू आ जाएगा डी ओवर डी ओमेगा, एंड के इज़ ओमेगा एन अपॉन सी एंड होल इनवर्स, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ओमेगा का डेरिवेटिव हो गया तो हमारे पास पहली टर्म बनेगी एन बाय सी, एंड देन ओमेगा बाय सी बाहर आ गया, एंड वी हैव डेरिवेटिव ऑफ डी एन विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा इनवर्स, ठीक है। सो यहाँ से वी जी का वैल्यू आ जाएगा 1 ओवर सी, कॉमन निकाल लिया, इनवर्स तो है ही होल टर्म का, और बचेगा एन प्लस ओमेगा डी एन ओवर डी ओमेगा होल इनवर्स, ठीक है। और यहाँ से अगर इनवर्स हम हटा दें सो इट मीन्स जो वी जी की वैल्यू आएगी ग्रुप वेलोसिटी की, दैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज़, सो हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन बताना है फॉर अ डिस्पर्सिव मीडियम। तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी जी इज़ इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी ओवर डी लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्पर्सिव मीडियम के साथ ये भी चीज़ गिवन होनी चाहिए कि whether the medium is having normal dispersion or anomalous dispersion। नॉर्मल डिस्पर्शन में क्या होता है, उस केस में डी वी पी ओवर डी लेमडा दिस इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ दिस टर्म इज़ पॉजिटिव तो इस टर्म में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, इट मीन्स जो वी जी आएगा दैट इज़ लेस देन वी पी फॉर नॉर्मल डिस्पर्शन मीडियम। एंड इफ़ वी हैव अनॉमलस डिस्पर्शन, अनॉमलस डिस्पर्शन में क्या होता है कि डी वी पी ओवर डी लेमडा जो होता है इट इज़ नेगेटिव, एंड अगर ये टर्म नेगेटिव होगी तो इसमें ऐड हो जाएगी वी पी में, तो इस केस में वी जी जो होता है मीन्स ग्रुप वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन द फेज वेलोसिटी। बट जनरली जो नॉर्मल डिस्पर्शन होता है दैट अकर्स फॉर द विजिबल स्पेक्ट्रा रीजन, जो हमारी विजिबल फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसके लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम जो मीडियम है हम कंसिडर करेंगे कि द मीडियम इज़ हैविंग नॉर्मल डिस्पर्शन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स ग्रुप वेलोसिटी इज़ लेस देन द फेज वेलोसिटी। और जो नॉर्मलस डिस्पर्शन होता है इट अकर्स फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ्स, मीन्स जो विजिबल स्पेक्ट्रा है उससे जो ज़्यादा वेवलेंथ्स हैं उनके लिए नॉर्मलस डिस्पर्शन होता है, और विजिबल जो स्पेक्ट्रा है हमारा विजिबल जो रीजन है उसके लिए नॉर्मल डिस्पर्शन होता है, तो इसलिए इसमें हम आंसर जो लेंगे दैट इज़ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर पोटेंशियल ए, हमें यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल ए गिवन है वेयर एफ इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर इज़, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और हमारे पास ए गिवन है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, अगर ए गिवन होगा तो बी इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस ए, बी इज़ कर्ल ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल ए, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 डेल क्रॉस एफ क्रॉस आर प्लस 10/r क्यूब डेल क्रॉस आर। और यहाँ पे अब हम सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे, हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, बी निकालना है क्या आएगा। सो इस केस में देखो राइट हैंड साइड पे जो डेल क्रॉस आर है हमें पता है कि कर लेंगे हम आर का, आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डेल क्रॉस आर 0 होता है, इसलिए बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सिर्फ 1/2 डेल क्रॉस एफ क्रॉस आर। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। जनरली जो ए बी सी वेक्टर्स होते हैं उनके लिए जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है दैट इज़ अ बैक माइनस कैप फॉर्मूला, ठीक है, वो आपको पता होगा। बट अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उसमें से एक वेक्टर जो हो वो डेल ऑपरेटर हो जाए, नेबुला जिसको बोलते हैं, तो उस केस में जो बैक माइनस कैप फॉर्मूला है वो इम्प्रूव हो जाता है, उसमें 4 टर्म्स आ जाती हैं। सो ये 2 टर्म्स तो हमें पता है, ठीक है, ये वाली ये बैक माइनस कैप फॉर्मूला की तरह ही है, और ये 2 टर्म्स और आएंगी जिसमें आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इस टर्म में उल्टा कर दो बी डॉट डेल ए वेक्टर माइनस इसमें उल्टा कर दो ए डॉट डेल बी वेक्टर, ठीक है, तो ये 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ सॉल्व करनी है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू 1/2
और इसके अकॉर्डिंग ये आपका ए जो है दैट इज़ एफ हेयर एंड जो बी है दैट इज़ आर। ठीक है, तो हमने ए और बी को यहाँ पे एफ एंड आर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास जो है बी की ये वैल्यू आ गई। अभी हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और इसमें एक चीज़ तो हमें पता है कि जो एफ है दैट इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, तो इसलिए जो ये चीज़ आएगी डेल डॉट एफ मीन्स एफ कांस्टेंट है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट होंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा जब हम डेल डॉट एफ सॉल्व करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई। एंड वी आर हैविंग नाउ द थ्री टर्म्स। ठीक है, तो हम वन बाय वन ये तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखते हैं एफ डेल डॉट आर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एफ तो वेक्टर है इसको ऐसे रख लिया, डेल डॉट आर मीन्स हम यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और हमने डेल को एक्सपेंड कर दिया है, आर जो है पोजीशन वेक्टर उसको लिख दिया और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो तीनों को सॉल्व करके यहाँ पे ये तीन टर्म्स आएंगे, ये थ्री हो गया, इट मीन्स 3f आ गया। तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास आ गया 3f। ठीक है, फिर हमने ये टर्म सॉल्व करनी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड टर्म है r डॉट डेल f। तो पहले हम r डॉट डेल निकालेंगे, r डॉट डेल कैसे करेंगे, एक्स आई कैप ये हमारी r की वैल्यू हो गई, ये डेल की वैल्यू हो गई। ठीक है, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो गई, x कर ली ओवर कर ली x, y कर ली ओवर कर ली y प्लस z कर ली ओवर कर ली z। एंड इसको हमने ऑपरेट करना है इसके f के ऊपर। ठीक है, f हमारा कांस्टेंट वेक्टर है जिसके कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड हैं और क्योंकि तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट हैं तो तीनों का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो इसलिए ये वाली टर्म जो है थर्ड इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द फोर्थ टर्म और जो फोर्थ टर्म है इसमें आपके पास एफ डॉट डेल है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम एफ को लिखेंगे और डेल को लिखेंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जैसे इस केस में आई है ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट इस केस में आ जाएगी। एंड ये वाली जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें जो डेल ऑपरेटर के करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई करली ओवर करली जेड हैं, ठीक है, इसको हमने पोजीशन वेक्टर पे ऑपरेट करा तो आप देख सकते हो कि करली ओवर करली एक्स सिर्फ इस टर्म पे जाएगा, बाकी दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म से एफ एक्स आई कैप आ गया, सेकेंड टर्म से एफ वाई जे कैप आ गया क्योंकि दूसरी दोनों ज़ीरो हो गई। ऐसे ही थर्ड टर्म के लिए एफ जेड के कैप आ गया, मीन्स ये अब आपके पास बन गया एफ वेक्टर। ठीक है, तो जब हम सारी टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में नंबर वन में तो ये वाली टर्म होगी 3f, बाकी ये दो जीरो हैं, ये f है, सो 3f माइनस एफ ओवर 2 क्या आ गया आंसर, f वेक्टर। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर फील्ड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज कॉल्ड। सो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड मीन्स लेट अस से वी हैव अ स्केलर फील्ड f। सो अगर हम किसी वेक्टर को माइनस डेल f ऐसे लिख सकते हैं तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को, दैट फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है इसकी कर्ल जीरो होती है क्योंकि अगर आप डेल क्रॉस एफ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और दूसरी इसमें चीज़ होती है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड है इसके लिए वर्क डन ओवर अ क्लोज साइकिल इज जीरो। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज। सो इफ वी हैव अ चार्ज कंडक्टर एंड लेट अस से कि अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड दीज लाइंस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस, क्योंकि ये सरफेस जो होता है कंडक्टर का दैट इज़ अ इक्व पोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा सरफेस के ऊपर। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया सो हमें ई की वैल्यू पता है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। इट मीन्स ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एंड सरफेस के ऊपर अगर आप अलॉन्ग द सरफेस लेंगे वेक्टर, ठीक है, तो वो ज़ीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर to the surface. And the last question is the path followed by a particle in sliding from one point to another in the absence of friction in a shortest time is a। तो हमें यहाँ पे एक पार्टिकल का पाथ बताना है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में शॉर्टेस्ट टाइम में जो पार्टिकल है वो कौन सा पाथ लेगा, मीन्स कौन सा पाथ जो है पार्टिकल शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जो 2021 का लेक्चर फिजिक्स एग्जाम है उसमें भी आया था।
इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए साइक्लॉयड। इसको प्रॉब्लम को बरकेस्टिक्रॉन प्रॉब्लम बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में जो है अलग अलग एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया एंड इट वाज फाउंड कि जो साइक्लॉयड पाथ है उस केस में जो टाइम लगता है दैट इज़ मिनिमम। जैसे आप इस प्रॉब्लम में इस ग्राफ में देख सकते हो कि साइक्लॉयड के लिए जो मिनिमम टाइम लगा है, सो इट मीन्स कि जो शॉर्टेस्ट टाइम में पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल दैट इज साइक्लॉयड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।